गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने कल का वीडियो देखा, कुछ सोचा, कुछ दिमाग में कुछ क्लियर हुआ कि आपको क्या सब्जेक्ट लेना है? कुछ तो सोचा होगा, है ना? तो अब अपन आगे पढ़ते हैं। आप कुछ दिन आप वीडियो देखें, ठीक है ना? उसके बाद अपना आप डिसीजन करें कि हमें क्या करना है। तो हमने शुरू किया था दूसरा चैप्टर, उसमें हमने भौतिक राशियों के बारे में शुरू किया था, जिसमें पहला जो पॉइंट है, भौतिक राशियों को गुणों के आधार पर 3 वर्गों में बांटा था। और पहला जो पॉइंट था वो था सदिश राशियां। वो हमने पढ़ लिया था। हमारे पास में परिमाण और दिशा दो चीजें हैं। परिमाण के साथ साथ दिशा भी हमें अगर ज्ञान होता है, दिशा भी हमें ज्ञात होती है, तो वह राशि कैसी कहलाती है? सदिश राशि कहलाती है। ठीक है, जनरल सी बात है, सीधी सी बात है। आपने छोटी क्लासों में भी सदिश अदिश राशियों के बारे में पढ़ा है, जिसमें क्षेत्रफल, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, इन सब के बारे में अपन अलग अलग परिभाषाएं पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ केवल आप इनको ये समझ सकते हैं कि इनमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, अर्थात बल, त्वरण, वेग कैसी राशियां हैं? सदिश राशियां हैं। ठीक है, और सदिश राशियों को व्यक्त हमेशा तीर के चिन्ह के द्वारा किया जाता है। अगर हमें सदिश व्यक्त करनी है तो हम ऊपर तीर का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये इन सदिश राशियों को 2 वर्गों में बांटा गया। वो 2 वर्ग कौन से हैं? दिशा जब ज्ञात की जाती है तो एक तो होता है रेखीय दिशा, जैसे हम सीधी सड़क पे चल रहे हैं, ठीक है, एक सीधे सीधे रेखीय गति कर रहे हैं, तो एक तो वो दिशा हो गई। दूसरा, अगर कोई पिंड किसी एक अक्ष के परितः अगर घूमता है, किसी अक्ष के चारों तरफ अगर चक्कर लगाता है, तब भी उसकी एक पर्टिकुलर दिशा होगी। ठीक है, वो स्पर्श रेखीय गति करता है ना? तो उसमें हम 2 प्रकार की गतियां ले सकते हैं, एक तो रेखीय गति और एक घूर्णन गति। इस प्रकार से सदिश को कितने वर्गों में बांटा? 2 वर्गों में। सदिश में जितनी भी राशियां हैं उन सभी राशियों को 2 भागों में बांटा, कि कुछ राशियां तो ऐसी हैं जो सीधे सीधे सरल रेखा में गति करती हैं, कुछ राशियां ऐसी हैं जो किसी अक्ष के परितः घूमती है। ठीक है ना? तो उनमें फिर सभी राशियों, सदिश राशियों को विभाजित किया 2 भागों में। उनमें से एक तरफ किसको लिया? जो सरल रेखा में रेखीय गति करती है, ठीक है, और एक तरफ उन राशियों को लिया, वो भी सदिश है। किसको लिया? जो अक्ष के परितः चक्कर लगाती है, घूर्णन गति करती है। ठीक है, तो घूर्णन गति करने वाली भी राशियां सदिश होती हैं और रेखीय गति करने वाली राशियां भी सदिश होती है। तो इनको नाम क्या दिया? ध्रुवीय सदिश और अक्षीय सदिश। ध्रुवीय सदिश और अक्षीय सदिश। अब जो ध्रुवीय सदिश हैं वो कौन से होंगे? वे सदिश जो किसी एक ही दिशा में संरेखित होते हैं, एक ही दिशा में, एक ही रेखा के अनुदिश अगर गति करते हैं, जिनकी दिशा बार बार नहीं बदलती, प्रति क्षण जिनकी दिशा नहीं बदलती, वे किस में आते हैं? ध्रुवीय सदिश में आते हैं। ठीक है,
जैसे ध्रुवीय बल, रेखीय वेग। ध्रुवीय बल मतलब कोई भी बल, अपन बल का मतलब किसी भी वस्तु को अगर अपन धक्का लगाएं या किसी वस्तु को अपन खींचे, बल किसको कहते हैं? बल का मतलब बल लगाना, बल का प्रयोग करना, धक्का देना, खींचना, ये क्या है? बल है। इनसे क्या है? एक रेखा के अनुदिश गति होती है, एक सरल रेखा में गति होती है। रेखीय वेग, रेखीय त्वरण, रेखीय संवेग, सब में देखो रेखीय शब्द लगा हुआ है। और साधारणतया, सामान्यतया आपने अब तक जो भी वेग, त्वरण, संवेग ये सब पढ़े हैं, ये सब रेखीय पढ़े हैं। तो इनके आगे अलग से हमें रेखीय शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम केवल यहाँ पर त्वरण लिखें, रेखीय त्वरण न लिखकर हम केवल त्वरण लिखें, तो उसका मतलब भी क्या होगा कि वो एक ही निश्चित दिशा के अनुदिश गतिशील है और उस वस्तु का हम त्वरण ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तो इसको पर्टिकुलर अपन परिभाषित कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ रेखीय शब्द लगा दिया। अन्यथा यहाँ रेखीय शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल वेग लिखा हुआ होता तो हम यही बात समझते, ये अंडरस्टूड है, यही बात समझते कि वस्तु सरल रेखा में गति करती है। ठीक है, दूसरा अक्षीय है वे सदिश जो किसी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करने पर प्राप्त होते हैं। गोल गोल घूम रहे हैं। जब कोई भी वस्तु इस अक्ष के सापेक्ष चक्कर लगाती है, गोल गोल अगर घूमती है, तब हमें कई भौतिक राशियां प्राप्त होती हैं, जैसे कोणीय वेग। अब जो वेग है उसको अपन केवल वेग नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कोणीय वेग। कोण बनाते हुए, इसको होता है घूर्णन, गति करते हुए जो पिंड है उसका वेग कोणीय वेग कहलाता है। ठीक है, कोणीय शब्द लिखना जरूरी है, यहाँ रेखीय वेग लिखना जरूरी नहीं है, रेखीय शब्द लगाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन कोणीय शब्द आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आपने कोणीय शब्द नहीं लिखा, केवल वेग लिख दिया, तो क्या माना जाएगा कि वह एक ही दिशा में गति कर रही है। और इसमें क्या है? प्रत्येक बिंदु पर दिशा बदलेगी। देख लो आप, प्रत्येक बिंदु पर दिशा बदलती है इसमें, चारों तरफ प्रत्येक दिशा उसकी प्राप्त होती है। ठीक है, कोणीय त्वरण, इसकी भी एक निश्चित दिशा होगी। कोणीय संवेग, तो यहाँ पर अक्षीय सदिश में कोणीय शब्द लगाना अनिवार्य है। तो सदिश हम किसको कहेंगे? जिसमें परिमाण व दिशा दोनों का ज्ञान होता है। कितने वर्गों में बांटा? 2 वर्गों में बांटा, ध्रुवीय और अक्षीय। ध्रुवीय किसको कहेंगे? एक रेखा के अनुदिश हो, एक ही दिशा में हो, तो वो क्या कहलाएंगे? ध्रुवीय। और किसी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति करते हैं तो उनको अपन क्या कहेंगे? अक्षीय। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? अक्षीय कहलाएगा। अब अपन जो पढ़ते हैं वो दूसरी राशि है अदिश राशियां। पहले क्या थी? सदिश। दूसरा बिंदु क्या है? अदिश राशियां। अदिश में दिशा का ज्ञान नहीं होता, केवल हमें परिमाण का ज्ञान होता है। मैंने आपको शुरू में बताया था, एक तो परिमाण और एक दिशा। अदिश में केवल परिमाण, सदिश में दोनों। ठीक है, वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा का ज्ञान नहीं होता है,
दिशा नहीं होती, जिन राशियों में दिशा नहीं होती, अनिवार्य नहीं होती, उनको हम क्या कहेंगे? अदिश राशियां। ठीक है, जैसे कार्य, हम कार्य करते हैं तो कार्य की कोई दिशा नहीं होती है, कार्य कर रहे हैं हम, वर्क हो रहा है, काम हो रहा है, वो किस दिशा में हो रहा है? दिशा होती नहीं है उसकी कुछ। ठीक है, शक्ति, शक्ति मतलब पावर। जैसे दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति थोड़ा कमजोर है, दूसरा शक्तिशाली है, तो शक्ति की क्या दिशा हो सकती है? शक्ति की कोई दिशा नहीं होती। ठीक है, समय, समय की भी कोई दिशा नहीं होती, समय भी अदिश राशि है। समय की कोई डायरेक्शन है क्या कि उत्तर दिशा में समय, दक्षिण दिशा में समय? नहीं होता, नहीं होता ना। घनत्व, घनत्व भी एक भौतिक राशि है, इसकी भी दिशा नहीं होती। दूरी, दूरी की दिशा नहीं होती। चाल, आयतन, कोई वस्तु जितना स्थान घेरता है तो किस दिशा में स्थान घेर रहा है, सब उस कोई दिशा का कोई मायने नहीं रखता। ठीक है ना, दिशा होती नहीं है। तो इन राशियों में कोई भी दिशा का ज्ञान हमें नहीं होता है, तो ये राशियां क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां। इन राशियों का आप ध्यान रखें। इसमें भी आपके 1 नंबर का प्रश्न क्या बनता है? आपको खूब सारी भौतिक राशियां दे दी जाएंगी और आपको कहेंगे कि इनमें से सदिश और अदिश को छांटिए। ठीक है, तो सदिश राशियों को अलग और अदिश राशियों को हमें अलग कॉलम बनाना होता है। तीसरा जो आपने नहीं पढ़ा, ये तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ रखा होगा, तीसरा होता है प्रदिश राशियां। अब प्रदिश राशियां क्या है? वे राशियां जिनके परिमाण भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। इसमें परिमाण बदलते हैं, दिशा बदलती है। कोई भी वस्तु यदि अक्ष के परितः घूम रहा है, ठीक है, तो दिशा तो बदलेगी बदलेगी। अगर उसका परिमाण भी बदल रहा है, परिमाण का मतलब होता है संख्यात्मक मान, जैसे 5 ये परिमाण है, 10 कोई भी संख्या, 8, तो ये जो संख्यात्मक मान है वो क्या होता है? परिमाण। तो दिशा बदलने के साथ साथ अगर वस्तु का परिमाण भी बदलता है तो वे राशियां क्या कहलाती हैं? प्रदिश राशियां कहलाती हैं। तो प्रदिश राशि की आपके केवल 1 नंबर की परिभाषा आ सकती है। प्रदिश राशियों के उदाहरण कौन कौन से हैं? जड़त्व आघूर्ण। अभी जड़त्व आघूर्ण का भी एक पूरा चैप्टर है, आपके पूरा जड़त्व आघूर्ण पर पूरा चैप्टर है। ठीक है ना, तो ये भी अपन पढ़ेंगे आगे। विद्युतशीलता, विद्युतशीलता को अपन इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, इसके द्वारा व्यक्त करते हैं। ये आपके 12वीं क्लास में, 11वीं क्लास में विद्युतशीलता और चुंबकीयशीलता 11वीं क्लास में नहीं है। ठीक है ना, ये आपके 12th में, इसके बारे में अपन 12th क्लास में पढ़ेंगे। और जड़त्व आघूर्ण के बारे में हम इसी में ही आगे चैप्टर आएगा, 7वां चैप्टर है, 7वां 8वां चैप्टर है, उसमें जड़त्व आघूर्ण का पूरा डिटेल दे रखा है। चैप्टर का नाम है जड़त्व आघूर्ण, दृढ़ पिंडों का आघूर्ण। ठीक है, तो उसमें पूरा जड़त्व आघूर्ण के बारे में पढ़ेंगे। उसमें भी वस्तु एक अक्ष के परितः घूमती है। ठीक है, तो 3 राशियां, सदिश, अदिश और प्रदिश, गुणों के आधार पर। ठीक है, सदिश को 2 वर्गों में बांटा ही है। कौन सा? अक्षीय और ध्रुवीय। ध्रुवीय कौन से होंगे? जो एक ही दिशा में गति करेंगे वो ध्रुवीय है, जो अक्ष के सापेक्ष घूमेंगे वो अक्षीय। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सदिशों के प्रकार। ये सदिशों के 6 प्रकार हैं। कोई भी हमारे पास में 2 सदिश हैं, उनको हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, उनकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, उसके बारे में हमें पढ़ना है।
तो सदिशों के प्रकार में पहला जो प्रकार है वो है तुल्य या समान सदिश। तुल्य मतलब बराबर होता है, या समान सदिश, इसको अपन समान सदिश भी कहते हैं, तुल्य सदिश भी कह सकते हो। ठीक है, तो ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण व दिशा, क्योंकि अपन सदिश राशि पढ़ते हैं तो दिशा भी आएगी और परिमाण भी आएगा, दिशा भी होगी और परिमाण भी होगा। ठीक है, तो समान का मतलब बराबर। अब हमारे पास में दो चीजें दोनों बराबर, दिशा और परिमाण, दिशा भी बराबर हो और उनके परिमाण भी बराबर होते हैं। तो दिशा और परिमाण अगर दोनों बराबर हैं तो वे दोनों सदिश क्या कहलाएंगे? समान या तुल्य सदिश कहलाते हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्या बन जाएगी? वे सदिश जिनके परिमाण व दिशा दोनों समान होते हैं तुल्य सदिश कहलाती हैं। ये देखिए हमारे पास में दो सदिश ले रखे हैं, ए बी और सी डी ले रखे हैं। दोनों आप बराबर सेंटीमीटर के खींचोगे, ये परिमाण है। ये लंबाई जो दे रखी है ना, सी से लेकर डी तक, ए से लेकर बी तक, ये बराबर सेंटीमीटर के हैं, मतलब परिमाण बराबर है। दिशा भी देखो दोनों की बराबर है, दोनों ऊपर की तरफ है ना। और ये जरूरी नहीं अपन ऊपर की तरफ लें, कहीं भी कोई भी दिशा बना दो, लेकिन समान होनी चाहिए, दोनों की दिशाएं समान होनी चाहिए। परिमाण आप इसका छोटा ले रहे हो तो आप इसका भी छोटा ले लो, समझ गए? तो परिमाण व दिशा अगर समान है तो वे क्या कहलाते हैं? तुल्य सदिश कहलाते हैं। तो आज आप इतना पढ़ोगे। इसके बाकी के जो प्रकार हैं वो बिल्कुल आसान है, हमें केवल दो चीजें लेनी है। कौन कौन सी? परिमाण और दिशा। ठीक है, दिशा परिमाण, किसी में छोटा करना है, किसी में बड़ा करना है, किसी में समान होंगे, किसी में दिशा समान होगी तो परिमाण समान नहीं होगा। इन दोनों को ही हमें चेंज करना है केवल। ठीक है, और इसके बाकी के जो 5 प्रकार हैं वो अपन कल पढ़ेंगे। तो आज आप इतना पढ़ोगे, नोट्स आप बनाना शुरू कर देना, क्योंकि बिना नोट्स के और आप वीडियो तो कब खोलोगे? बार बार वीडियो नहीं खोल सकते। नोटबुक आपके पास में रखी रहेगी तो आप कभी भी नोटबुक खोल के आप पीछे वाला पढ़ सकते हो, है ना। तो इसलिए आप नोटबुक में आप नोट्स जरूर बनाओगे। ठीक है, और कहीं भी किसी भी बच्चे के कोई भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम होती है, आपके अगर समझ में नहीं आता है या किसी चीज़ को आप लेकर कंफ्यूज हैं, आपके डाउट अगर आता है कोई भी, तो आप मुझे लिख कर भेजें। ठीक है, मैं उसको आपको आपके जो डाउट हैं उसको मैं क्लियर करूँगी, उसको दूर करूँगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।